हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन अकाउंट्स फिफ्थ क्लास। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन सब का ट्रीटमेंट हम लोगों ने सीखा था। आज हम कुछ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट को सीखेंगे और कुछ नई टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टर्म्स हमारी बच्चों कौन सी है? बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर किसी का लोन कैपिटल में कन्वर्ट किया है, कैपिटल को लोन में कन्वर्ट किया, एंड ट्रेड डिस्काउंट। तो इसको वन बाय वन हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे और इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इम्पैक्ट होगा वो भी हम लोग सीखेंगे। तो आपने देखा था कि जब हम किसी को गुड्स की सेल करते हैं तो जो पर्सन हमें जब तक पैसे नहीं देता तब तक हम उसके लिए डेटर टर्म यूज करते हैं। बट हो सकता है कि हम जब ड्यू डेट पर उससे पैसे लेने के लिए जाए और वो बोले कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप कल आना, परसों आना, मतलब कोई पक्का एश्योरेंस हमें ना दे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब डेटर हमें कहते हैं कि मैं 3 महीने के बाद पैसे दूंगा, तो आप एक रिटर्न पेपर पे उससे लिखवा के ले लेते हैं अपने पास कि आप 3 महीने के बाद हमें पैसे दे रहे हैं, आप हमें कमिट करके दे दीजिए। तो डेटर हमें एक रिटर्न पेपर पे लिख के दे देते हैं, हम उस पेपर को संभाल के 3 महीने तक अपने पास रखते हैं और 3 महीने के बाद वो पेपर लेके, डॉक्यूमेंट लेके बी के पास जाएंगे, मतलब जिस डेटर के पास जाएंगे, और वो डेटर उसके बदले में हमें वो पैसे दे देगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट हमारा एक्सचेंज हुआ कमिटमेंट का कि डेटर हमें 3 महीने के बाद पैसे देगा, तो इस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसको हम? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आप 11th क्लास में पूरा डिटेल में आप इसका चैप्टर पढ़ेंगे। तो क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में एक दो जगह ये ट्रांजैक्शन आ रही है, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ए ने बी को गुड्स की सेल करी और बी अगर इमीडिएटली पैसे दे देता है तो कोई रिलेशन नहीं आपस में, लेकिन बी कहता है कि मैं आपको पैसे 3 महीने के बाद दूंगा, तो ठीक है, बी ए के लिए क्या बन जाएगा? डेटर, और ए को पैसे देने हैं बी ने, तो ए बी के लिए क्या बन गया? क्रेडिटर। ठीक है, तो अब ए को बी के ऊपर भरोसा नहीं है, वो कहते हैं कि आप मुझे एक रिटर्न में एश्योरेंस दो कि आप 3 महीने के बाद पेमेंट मुझे करेंगे, क्योंकि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं कोर्ट में जाके आपको चैलेंज करूंगा, क्योंकि वर्बल कमिटमेंट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। तो बी कहता है ठीक है, आप एक पेपर में मुझसे लिखवा के ले लो। तो ए विड्रॉ करेगा, उसमें लिखेगा कि मैंने इतने की गुड्स आपको सेल की है और आप 3 महीने के बाद मुझे पेमेंट करेंगे। तो बी उस कमिटमेंट पेपर पे अपने साइन करके वो पेपर वापस किसको दे देगा? ए को दे देगा। तो अब ए का जो डेटर था वो अपनी बुक में डेटर का नाम हटा के एक नाम लिखेगा बिल्स रिसीवेबल। तो आप ये समझ लीजिए कि एक एसेट्स की जो फॉर्म है वो चेंज हो गई। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे पहले आपने किसी को राम से पैसे लेने थे, राम कहते हैं कि मेरे बजाय आप पैसे शाम से ले लेना, आप कहेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो पैसे मिलने ही वाले हैं। तो हम अपनी बुक में डेटर नाम हटा के क्या लिख देंगे? फिर बिल्स रिसीवेबल। तो इसी तरह से जब तक बी ने ए को कोई रिटर्न कमिटमेंट नहीं दिया था, बी अपनी बुक में ए को एज ए क्रेडिटर रिकॉर्ड कर रहा था। अब उसने एक रिटर्न कमिटमेंट दे दिया है, तो वो क्रेडिटर का नाम हटा के क्या लिख देगा? बिल्स पेबल। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि बी ने बोला था ए को कि मैं आपको पैसे दूंगा, ए कहते हैं आप मेरी बजाय ना राम को पैसे दे देना। तो बी के लिए तो लायबिलिटीज वही की वही रही, सिर्फ क्या हुआ? लायबिलिटीज का नाम चेंज हो गया। तो बी की बुक में लायबिलिटीज का नाम क्रेडिटर को हट के क्या लिख देंगे? बिल्स पेबल। तो इसके ऊपर डिटेल पूरा चैप्टर हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ ब्रीफ में कि जब हमने किसी से पैसे लेने थे गुड्स की सेल करके और वो पैसे हमें अभी ना देके और उसके लिए एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दे देता है, तो हम अपनी बुक में डेटर नाम हटा के एक एसेट कम हो जाती है और दूसरा नाम लिखेंगे बिल रिसीवेबल। ऐसे ही हमने किसी से खरीदे थे, उसको हमने पैसे देने थे, तो उसके लिए हमने वर्ड यूज किया था क्रेडिटर। तो अब हम उसको रिटर्न पे लिख के कमिटमेंट दे रहे हैं, तो हम एक लायबिलिटीज हटा के, क्रेडिटर्स का नाम हटा के क्या लिख देंगे? हम लोग बिल्स पेबल। अगर डेटर से हमें बिल रिसीवेबल मिलता है, इसके ऊपर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 29, कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स 10,000। तो बच्चों हमारे पास कैश आ जाएगा 50,000
हमारे पास गुड्स आ जाएंगे 10,000 और हमारे पास कैपिटल में आ गया 60,000। अब उसके बाद वो कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग 5,000 सोल्ड टू मुकेश फॉर 6,000। तो हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं 5,000 के और इससे लिखा है सोल्ड टू मुकेश। तो मुकेश को सेल करने का मतलब है कि पैसे नहीं आए और गुड्स की सेल करके अगर किसी से पैसे लेने हैं तो जब तक पैसे नहीं मिल जाते वो हमारा क्या बन जाता है, डेटर। तो हमारे डेटर्स कितने इंक्रीज हो गए, 6,000 के। और इस सिचुएशन में 5,000 की चीज किसी को 6,000 में बेची तो हमारे को 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो 1,000 का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड करेंगे। तो दिस इज द न्यू इक्वेशन। आज हम थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आपको सीखना है। हमारे पास कैश 50 का 50 आ गया, गुड्स 10 - 5 5, डेटर्स हम लोग के 6,000 हो गए और हमारे पास कैपिटल हो गई 61। यू कैन चेक कि हमारे पास टोटल हो गए 61,000 एंड 61,000। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने डेटर से 6,000 रुपये लेने के हमारी एक एसेट है। तो मैंने आपको बताया कि जब हमें किसी से पैसे लेने हैं, राम से अगर पैसे लेने हैं तो राम कह सकते हैं सर आप मेरी बजाय शाम से पैसे ले लेना, हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। तो हम कहेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी बुक में राम का नाम हटा के एक डेटर कम करके किसका नाम लिख देंगे, शाम का। तो इसी तरह से राम कहते हैं कि सर मैं आपको है ना लिख के दे रहा हूँ कि मैं आपको 3 महीने के बाद पैसे दे दूंगा। तो हमारी एक एसेट थी डेटर, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब डेटर का नाम हटा के क्या लिख देंगे उस एसेट का नाम, बिल्स रिसीवर। राम हट के क्या हो गया, श्याम। तो उसने लिखा है रिसीव बिल रिसीवर फ्रॉम मुकेश। तो जब भी किसी से बिल रिसीवर मिलता है तो हम उतना अमाउंट डेटर से कम कर देते हैं और एक नई एसेट हमारी क्रिएट हो जाती है, बिल्स रिसीवेबल। तो इसका एब्रीविएशन है B/R, ठीक है। वैसे पूरी फॉर्म क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल। तो हमारे को 6,000 रुपए का बिल रिसीवेबल मिला। तो आप इसको दोबारा समझ लो कि हमने किसी से 6,000 रुपए लेने थे, राम से लेने थे। राम कहते हैं सर मेरी बजाय आप शाम से ले लेना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम राम में से हटा के किसका नाम लिख देंगे, शाम का। अब जब भी कोई डेटर हमें रिटर्न में लिख के देता है, दैट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो हम एक एसेट डेटर से कम करेंगे और बिल रिसीवेबल दूसरी एसेट को हम लोग बढ़ाएंगे, सिंपल। तो नाउ दिस इज द न्यू इक्वेशन। तो 50,000 हमारे पास कैश आ गया, 5,000 हमारे पास गुड्स बच गए और डेटर हमारे खत्म हो गए क्योंकि डेटर एक्सचेंज हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, बिल रिसीवेबल। तो फर्क कुछ नहीं पड़ा, एक एसेट हमारी कम हुई थी और दूसरी एसेट हमारी बढ़ गई, अगेन 61,000। अब हमने राम से पैसे लेने थे, राम ने बोला सर मेरे शाम से ले लेना, हमने शाम का नाम लिख दिया यहाँ पे। अब शाम भी तो कभी ना कभी पैसे देगा, तो जब शाम से पैसे आएंगे तो हम कैश को ऐड करेंगे और शाम में से क्या करेंगे, माइनस। तो ये बिल रिसीवेबल के जो पैसे हमें ड्यू डेट पे मिलेंगे, हम ड्यू डेट पे जाएंगे उसके पास, हम कहेंगे अपना डॉक्यूमेंट पकड़ो और पैसे हमारे को दे दो। तो रिसीव कैश अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल के केस में अगर हमारे पास कैश आया तो बिल रिसीवेबल हमारा एक एसेट कम हो गया और कैश हमारे पास आ गया, एक एसेट हमारे पास बढ़ गई। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे डेटर से पैसे अगर आते थे तो हम डेटर से माइनस करके कैश में प्लस करते थे। अब हम डेटर्स का नाम ना लेके क्या कर रहे हैं, डेटर्स किस में कन्वर्ट हो गया था, बिल रिसीवेबल में। तो बिल रिसीवेबल से माइनस करके हम कैश में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फर्क कुछ नहीं पड़ा कि बस एक नाम हमारा यहाँ पर चेंज हो गया। दिस इज द न्यू इक्वेशन। 56,000 and 5,000 and this is nil and this is 61,000, ठीक है। तो टोटल चेक करो 61,000। ऐसे ही अगर हम किसी से लोन लेते हैं, लोन अगर हम बैंक से लेते हैं तो हम लायबिलिटीज में बैंक लोन दिखा देते हैं। तो ऐसे लिखा है लोन बोरो फ्रॉम हरी, आपने लोन किसी से बोरो किया, तो लोन अगर आपने बोरो किया तो 20,000 का कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और लोन हमारा क्या हो जाएगी, एक लायबिलिटीज। तो हरी से लिया तो हम लिख सकते हैं हरीज लोन, हरी का लोन है हमारा 20,000, क्योंकि लोन हमने किसी से लिया है तो ये किसी का पैसा हमें वापस करना है, किसी का वापस करना है, तो ये हमारी क्या होती है, एक लायबिलिटीज। न्यू इक्वेशन, दिस इज 76,000, 5,000, इसको तो करनी पड़ेगा, हमारी लायबिलिटीज आ गई 20,000 एंड दिस इज 61,000।
अब फ्यूचर में कभी ना कभी जब हम इस लोन की अगर रीपेमेंट करते हैं तो आपको पता है हम कैश में से माइनस कर देते हैं और लायबिलिटी से माइनस कर देते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि हम उस लोन की पेमेंट ना कर पाए। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है आपसे, वो कहते हैं कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि जिसमें हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज होती है और कैपिटल हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आपको पता है कि हर ही लोन एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज है और हमारी जो कैपिटल है वो इंटरनल लायबिलिटीज है। हमें पैसे की जरूरत है और साथ साथ हमें किसी पर्सन की भी जरूरत है ताकि हमारे को हेल्पिंग हैंड बन जाए। तो उसको ऐसे बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, हमने तेरे 20,000 रुपये देने हैं, तो ऐसा कर हमारे साथ पार्टनरशिप में आ जा। किस में आ जा? पार्टनरशिप में। तो उस केस में अभी तक वो जो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी वो अगर हमारे साथ पार्टनरशिप में आ गया, हमारे साथ प्रोप्राइटर बन गया, तो वो हमारी कौन सी लायबिलिटीज हो जाएगी? इंटरनल लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि हमारी अभी तक जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटरनल लायबिलिटीज में। तो पॉइंट क्या है? हरीज लोन कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। ऐसा क्वेश्चन में बोलेगा कि हरी जो अभी तक एक आउटसाइडर था उसको हमने ऑनरशिप देके अपने साथ प्रोप्राइटर बना लिया, तो हमारी जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी वो इंटरनल लायबिलिटीज में कन्वर्ट हो गई। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो हमारी कम हो गई और अब हमारी इंटरनल लायबिलिटीज बढ़ गई। फर्क कुछ नहीं पड़ा, सिर्फ लायबिलिटीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो जब भी ऐसा बोलते हैं कि लोन कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, तो लोन में से माइनस करके कैपिटल में ऐड करेंगे। उल्टा भी हो सकता है कि हम दो पार्टनर्स थे, अब पार्टनर्स अलग अलग हो गए, तो जिसके पैसे थे हमें वापस करने हैं लेकिन देने के पास पैसे नहीं है, हम कहते हैं 6 महीने के बाद पैसे देंगे, तो ये हो सकता है। तो कैपिटल में से माइनस करके हम लोन में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि जब किसी लोन को हम कैपिटल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो लायबिलिटीज हमारी एक कम हो जाएगी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और हमारी एक इंटरनल लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। So this is the final equation। 76,000 का हमारे पास कैश है और 5,000 के हमारे पास गुड्स बच गए और हमारी लायबिलिटीज खत्म हो गई और ये कितना आ जाएगा हमारा 81,000। तो दिस इज 81,000। तो इस क्वेश्चन में दो पॉइंट्स को किया, एक बिल रिसीवेबल इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ डेटर, तो एक एसेट कम होकर हमारी दूसरी एसेट बढ़ गई। और दूसरा हमने किया कि अगर लोन को कैपिटल में कन्वर्ट किया तो लोन हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी वो कम हो जाएगी और इंटरनल लायबिलिटीज कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी। इसी तरह से हमने किसी से क्रेडिट पे गुड्स बाय किए और हमने जिस पर्सन को पेमेंट करनी होती है वो हमारा क्रेडिटर है, वो हमारी एक लायबिलिटीज है। मान लो राम को हमने पैसे देने हैं, राम कहता है कि मेरी बजाय आप शाम को पेमेंट कर दीजिए, तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम राम का नाम अपनी क्रेडिटर्स की लिस्ट से हटा के किसका नाम लिख देंगे? शाम को। इसी तरह से जब हमने पैसे देने होते हैं और उसको हमारे ऊपर भरोसा नहीं होता तो वो कहते हैं कि मैं आपको रिटन डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, आप उसके ऊपर साइन करके मुझे दे दीजिए, जो भी पर्सन के डॉक्यूमेंट लेके आएगा उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड बिल्स पेबल फॉर अस। वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? बिल्स पेबल, एक दूसरी लायबिलिटी। तो जब मैं किसी क्रेडिटर्स के फेवर में बिल्स पेबल अगर एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो मेरी एक लायबिलिटीज क्रेडिटर्स कम हो जाएगी और मेरी दूसरी लायबिलिटीज बिल्स पेबल बढ़ जाएगी। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग करते हैं। कमेंस बिजनेस से कैश ₹1 लाख, तो हमारे पास बच्चों कैश आ गया 1 लाख रुपीस का और प्रोप्राइटर जो लेकर आता है नॉर्मल, दिस इज द कैपिटल। उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम शाम ₹5,000, तो हम लोग के पास गुड्स आ गए 5,000 के और ये पैसे हमने शाम को देने हैं। गुड्स खरीद के किसी को पैसे नहीं दिए तो वो हमारा एक क्रेडिटर है, एक हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई। तो दिस इज द न्यू इक्वेशन। $1 लाख का कैश है हमारे पास, 5,000 के गुड्स हैं एंड 5,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं और 1 लाख की हमारी कैपिटल है। तो अब जिस क्रेडिटर को हमने पैसे देने हैं उसको हमारे पर भरोसा नहीं, हम कहते हैं मुझे लिख के दे दीजिए आप। तो जो लिख के हम डॉक्यूमेंट साइन करके देते हैं वो हमारे लिए एक और लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड बिल्स पेबल। बट साथ में एक लायबिलिटीज हमारी कम भी हो जाती है क्योंकि लायबिलिटीज को चेंज कर रहे हैं। तो एक्सेप्टेड बिल्स पेबल इन फेवर ऑफ शाम। तो जैसे मैंने बताया शाम को पैसे देने थे, वो कहते हैं मेरी बजाय हम राम को दे दो। ठीक है, हम जो लायबिलिटीज हमारी कम हुई उसको माइनस करेंगे और बिल्स पेबल एक दूसरी लायबिलिटीज हमारी बढ़ गई 5,000।
तो जब भी हम क्रेडिटर्स के फेवर में बिल्स पेबल एक्सेप्ट करेंगे तो क्रेडिटर एक लायबिलिटीज कम हुई, दूसरी लायबिलिटीज बढ़ गई, तो अल्टीमेटली लायबिलिटीज ओवरऑल वही की वही है, सिर्फ लायबिलिटीज का हमारा नाम चेंज हुआ है। तो दिस इज द न्यू इक्वेशन 1,05,000 के हमारे पास गुड्स हैं और क्रेडिटर कम हो जाएंगे और हमारा बिल्स पेबल एक दूसरी लायबिलिटीज बढ़ गई और हमारे पास कैपिटल आ गया 1 लाख रुपीस में। तो अब आपको पता है बच्चों, जब हम क्रेडिटर्स को ड्यू डेट पे पैसे देते थे हमारा कैश कम होता था, हमारे क्रेडिटर्स कम होते थे। अब क्रेडिटर का नाम चेंज होकर क्या हो गया यहाँ पे बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल की भी कभी ना कभी पेमेंट करनी है, तो जब पेमेंट करेंगे तो कैश पेड अगेंस्ट बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल के केस में जब कैश देंगे, बिल्स पेबल हमारा 5,000 रुपए का था, हमारा 5,000 का कैश कम होगा और 5,000 की लायबिलिटीज कम होगी, क्रेडिटर से नहीं होगी जिसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो 5,000 बिल्स पेबल में से हम माइनस करेंगे, तो वी गॉट न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा 95,000 एंड दिस इज 5,000 और ये हमारा लायबिलिटीज खत्म हो गई और कितने का आ गया 1 लाख रुपीस का। तो आपने देखा कि जब बिल्स पेबल हमने एक्सेप्ट किया था तो हमारी क्रेडिटर्स कम होके और एक लायबिलिटीज बढ़ गई थी, ये भी एक लायबिलिटीज है और जब आपने इसकी पेमेंट करी तो हमारे पास से कैश चला गया और दूसरी हमारी लायबिलिटीज कम हुई, जिस लायबिलिटीज की पेमेंट करी आपने उस लायबिलिटी से उसको माइनस कर दिया। इसी तरह से आपको पता है कि जब हम मकान किसी को किराए पे देते हैं, वो हमें किराया देता है, तो हमें जो किराया देगा तो उससे हमारे पास कैश आएगा, हमारी एसेट बढ़ जाएगी और वो हमारी इनकम में साथ में कैपिटल बढ़ जाएगी। बट आप जब किसी को मकान किराए पे देते हो, कई बार उससे कोई सिक्योरिटी भी ले लेते हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हो और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप अपने पास रखते हो ताकि कोई मेंटेनेंस वगैरह में उसने गड़बड़ करी तो उससे आप पैसे काट लेंगे और जब वो मकान खाली करके जाएगा वो पैसे आपको उसको रिटर्न करने होते हैं। तो इसका मतलब जो किराया मिला वो तो इनकम है, लेकिन जो सिक्योरिटी आपको मिली वो इनकम नहीं है, वो हमारी एक लायबिलिटीज है। तो क्वेश्चन है इसी में, रिसीव रेंट 5,000 एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट 40,000। तो आपको जो 5,000 रुपए का रेंट मिला वो हम कैश में ऐड करेंगे और वो हम कैपिटल में ऐड करेंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी होती है वो हमेशा रिफंडेबल होती है। 40,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला तो 40,000 हम कैश में ऐड करेंगे और 40,000 की हमारी एक लायबिलिटीज बन गई, दैट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये 40,000 की हमारी एक और लायबिलिटीज हो गई। ये 40,000 का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें मिला ये हमारी इनकम नहीं है, ये हमारी एक लायबिलिटीज है, क्योंकि जब वो टेनेंट हमारा मकान खाली करके जाएगा तो ये पैसे हमें उसको रिफंड करने पड़ेंगे। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। दिस इज 1,40,000, 5,000 एंड दिस इज 40,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट एक लायबिलिटीज है और 1,05,000 की हमारी कैपिटल है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों ने 2 पॉइंट्स पढ़े कि क्रेडिटर्स को पैसे देने थे, उसका ट्रांसफॉर्मेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स पेबल में कर दिया और अगर किसी टेनेंट से सिक्योरिटी मिली वो रिफंडेबल है तो उस सिक्योरिटी को हमने अलग से लायबिलिटीज में रिकॉर्ड किया, उसको इनकम रेट नहीं। तो बच्चों हमने सबसे पहले पढ़ा था एक बार बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग लोग हैं और हम जो अपने अकाउंट्स बनाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते थे और जो पैसा इवन प्रोप्राइटर ने भी लगाया तो भी हम उसको एक इंटरनल लायबिलिटी की तरह से ट्रीट करते थे। तो अब जो पैसा प्रोप्राइटर ने लगाया उसके ऊपर हम उसको इंटरेस्ट देते हैं। क्यों देते हैं? हम कहते हैं भाई बिजनेस ने पैसा प्रोप्राइटर से ना लेके किसी बाहर वाले से लिया तो उसको भी इंटरेस्ट देना होता, इसलिए हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसे निकालता है, ड्राइंग्स करता है, तो उस ड्राइंग्स के ऊपर हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। क्यों चार्ज करते हैं? हम कहते हैं पैसे अगर आप बिजनेस से ना लेते, किसी बैंक से लोन लेते, वहां भी तो आप उसको इंटरेस्ट देते हैं, तो वो इंटरेस्ट हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होगा, आइए इस एग्जांपल के क्वेश्चन में हम करेंगे। तो आपका वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 31 है, कमेंस बिजनेस विद कैश 1,50,000 गुड्स 50। तो कैश 150 आ गया, गुड्स 50 आ गया और कैपिटल में कितना आ गया 2 लाख। उसके बाद
गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 5000। प्रोप्राइटर ने 5000 के गुड्स पर्सनल यूज के लिए लिए। इट्स अ ड्राइंग्स, आपको पता है अगर ये ड्राइंग्स हमारी कैश में होती तो कैश में से माइनस करते, गुड्स में से माइनस करी तो गुड्स से माइनस करेंगे। और दूसरा टाइप ड्राइंग्स का आपको पता है कहाँ आता है, कैपिटल से आता है। अब उसके बाद जो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। वो कहते हैं कि जो उसने बिजनेस से पैसे निकाले हैं उस ड्राइंग्स के ऊपर बिजनेस उससे इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ऑनर और बिजनेस अलग अलग है। तो बिजनेस कहते हैं भाई तो पैसे कहीं और से लेता, उस पर भी आपको इंटरेस्ट देना था, तो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। तो ठीक है, लीजिए इंटरेस्ट आप। तो कितना इंटरेस्ट बनेगा हमारा, हमारी ड्राइंग्स है 5000 की, 5000 का 10% दिस इज 500। तो 500 रुपए का इंटरेस्ट हमें अपने प्रोप्राइटर से लेना है। तो आपको पता है कि प्रोप्राइटर से कोई भी चीज अगर आप लेते हैं तो प्रोप्राइटर की कैपिटल के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा, प्रोप्राइटर की कैपिटल 500 रुपए से कम हो जाएगी, क्योंकि ये चीज हम प्रोप्राइटर से ले रहे हैं। प्रोप्राइटर से ही 500 रुपए की बिजनेस के पास आई, ये बिजनेस की इनकम है। और बिजनेस की इनकम कोई भी होती है तो आपको पता है उसका इफेक्ट कहाँ आता है, इनकम का इफेक्ट लायबिलिटीज में आता है, कैपिटल में आता है, ऑफ कोर्स कैपिटल में आता है। और इनकम होने से हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम कैपिटल में क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। दोबारा सुन लो, हमने 500 रुपए पहले कैपिटल से माइनस किया, क्योंकि प्रोप्राइटर की ड्राइंग्स में उससे इंटरेस्ट ले रहे थे। प्रोप्राइटर से कुछ भी लेते हैं जिससे उसकी कैपिटल कम होती है, माइनस करते हैं। लॉस से कैपिटल को कम किया था, ड्राइंग से कम किया था, ऐसे इंटरेस्ट से उसकी कैपिटल कम हो गई। और ये पैसा बिजनेस के पास आ रहा है, बिजनेस की इनकम है, बिजनेस की इनकम है, तो कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आप कहेंगे सर फिर फायदा क्या होगा, 500 रुपए कैपिटल में प्लस किया, 500 रुपए कैपिटल से माइनस किया। तो ये हम इसलिए दिखाते हैं कि अकाउंट में हमें आगे जाकर और कंसेप्ट पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन, कि हम बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं। तो आपस की भी जो म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस हैं उसको भी हम बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑल्दो इसका इफेक्ट नलिफाई होता है, बट स्टिल यू हैव टू प्रेजेंट। तो आइए अब इसका न्यू इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन 1,50,000, 45,000 and this is 1,95,000। तो एग्जाम में कई बार आपसे पूछते हैं कि कोई ऐसा एग्जांपल बताइए कि जिससे हमारी कैपिटल इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। उसका एग्जांपल क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमारी कैपिटल इंक्रीज भी होगी और डिक्रीज भी होगी। एक और एग्जांपल है इसी का, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल 5%। तो कैपिटल का मतलब हमेशा हम ओपनिंग कैपिटल से लेके चलते हैं, कभी भी आप इंटरेस्ट इस कैपिटल पे नहीं देंगे जो कैपिटल से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो 2 लाख का अगर आप 5% अगर निकालते हैं तो दिस इज 10,000। तो अब सोचिए जरा कि बिजनेस प्रोप्राइटर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है, क्यों दे रहा है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से। अगर ये पैसा बिजनेस ने प्रोप्राइटर से ना लिया होता, किसी बाहर बैंक से लोन लिया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट देता बिजनेस। तो बिजनेस अगर उसको इंटरेस्ट देता है तो ये जो 10,000 रुपए बिजनेस दे रहा है ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, और बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल में से क्या होते हैं, माइनस होते हैं। और ये पैसा अल्टीमेटली बिल किसको रहा है, प्रोप्राइटर को। प्रोप्राइटर को कोई भी चीज अर्निंग होती है तो उसकी कैपिटल में क्या करते हैं, ऐड। तो इसका मतलब दो चीजें ऐसी हैं जिससे हमारी कैपिटल इंक्रीज भी होगी और डिक्रीज भी होगी। दोबारा सुन लो इसको, हमने इसको कैपिटल में प्लस माइनस क्यों किया, क्योंकि बिजनेस प्रोप्राइटर के फंड्स को यूज कर रहा है, तो फर्म उसको एक कंपनसेट कर रही है कि वो पैसा हम किसी आउटसाइडर से लेते तो उसको भी हम इंटरेस्ट देते हैं। तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस से एक्सपेंसेस अल्टीमेटली प्रोप्राइटर बियर करता है, कैपिटल से माइनस करेंगे। अल्टीमेटली घूम फिर के आ किसके पास आ रहा है, ऑनर के पास ही आ रहा है। तो ऑनर के पास कोई भी आता है तो कैपिटल में उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। लेकिन एक बात आपके दिमाग में सबके आ रही होगी कि सर जब कोई चीज कैपिटल में प्लस माइनस हो ही रही है तो उसको दिखाने का यूज क्या है। आप इसको मत दिखाओ क्योंकि इफेक्ट तो नलिफाई हो रहा है। तो ये बच्चों इसका इफेक्ट क्यों ऐसा होता है, आप 12th क्लास में जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो वहां ये रीजन आपको समझ में आ जाएगा कि जब एक से ज्यादा लोग अगर बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे तो कोई ड्राइंग कर रहा है कोई नहीं कर रहा, किसी की कैपिटल ज्यादा है किसी की कैपिटल कम है, तो उस केस में इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अभी ये बात सही है कि अभी दोनों का इफेक्ट नलिफाई हो गया तो इफेक्ट कोई आना नहीं है, बट एक प्रेजेंटेशन हम लोग 11th क्लास में सीख रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि एक था हमारा ट्रेड डिस्काउंट और एक था कैश डिस्काउंट।
कैश डिस्काउंट हमने क्वेश्चंस किए थे कि किसी को कैश देने पे या कैश मिलने पे जो डिस्काउंट अलाउ करते हैं दैट इज कैश डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट था हमारा जो बल्क परचेज या बल्क सेल पे होता है, और ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो उसका अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे इफेक्ट होगा आइए इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। तो इसे खुशी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70 गुड्स 30। तो हमारे पास 70 का कैश आ गया, 30 के गुड्स आ गए, 1 लाख हमारा कैपिटल में आ गया। अब एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, हाफ ऑफ द अबव गुड्स, ऊपर वाले गुड्स कितने के थे 30 के, 30 का हाफ, दिस इज हाफ इज कितना हो गया 15,000। वो कहते हैं हाफ ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20% माइनस 20% ऑफ 15,000, तो दिस इज 3,000। वो कहते हैं जो भी हमारे गुड्स थे उसका हाफ, तो 1/2 ऑफ 30,000 15,000। वो कहते हैं 20% लॉस पे सेल किया है, 20% लॉस इसमें से आपने माइनस कर दिया। अगर कहते हैं 20% प्रॉफिट पे सेल किया है तो 3,000 ऐड करके 18,000 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें से कहते हैं 1/3 पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, आपने जितने भी सेल किया है उसमें से 1/3 पेमेंट आपके पास कैश आ गई, तो इसका मतलब 1/3 का कैश आ गया और 2/3 के हमारे क्या हो जाएंगे डेटर। तो कैश कितना आ गया बच्चों 4,000 और डेटर्स हमारे कितने के हो जाएंगे 8,000। तो अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या ट्रीटमेंट होगा। तो हमारे पास से गुड्स कितने के गए, गुड्स हमारे पास से गए बच्चों 15,000 के, और 15,000 की चीज आप 12,000 में बेच रहे हो, तो 3,000 रुपए का आपको नुकसान है, और जो लॉस है वो लॉस हम कहाँ से माइनस करेंगे कैपिटल में से। आपने उससे पैसे लेने थे 12,000, 12,000 में 4,000 रुपये आपके पास कैश आ गया, वो कैश में ऐड करेंगे, और जो पैसे नहीं आए वो पैसे हमने इससे लेने हैं, तो डेटर्स में कितना ऐड करेंगे 8,000। तो अल्टीमेटली इफेक्ट अगर आप देखें 12,000 प्लस 15,000 माइनस, तो हमारा 3,000 वहां से माइनस हो गया। दोबारा सुन लो, हमारे पास जितने भी गुड्स थे उसका हाफ, 30,000 का हाफ 15,000, 20% लॉस पे सेल किया, तो 15,000 का 20% 3,000 लॉस पे सेल किए, हमें 12,000 रुपए से लेने हैं। उस 12,000 का 1/3 वो कैश आ रहा है, तो 12,000 का 1/3 4,000 कैश आ गया, बाकी का जो 8,000 है वो हमारा क्या हो गया डेबिट हो गया। तो दिस इज द न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, तो 74,000 15,000 8,000 एंड 97,000। तो चेक कर लीजिए आप, आपका 97 आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 10,000 परचेज फ्रॉम अवनी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो आपको एक बात बताई थी कि हम अकाउंट्स के अंदर कैश डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। मतलब हमने किसी से 10,000 के गुड्स खरीदे और उसके ऊपर उसने हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो माइनस इसमें से करते हैं अगर आप 10%, दिस इज 1,000, तो आप इसको अकाउंट्स में 9,000 से रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह से अगर हमने किसी को सेल करी है और सेल के ऊपर अगर हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, अगर मान लो 10,000 की सेल कर रहे हो, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो आप सेल को 10,000 से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कितने से रिकॉर्ड करेंगे 9,000 से। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। तो जब भी ट्रेड डिस्काउंट होता है हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करके इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे पास 10,000 की गुड्स आए, उसका 10% हो गया 1,000, तो हम अकाउंट्स में 10,000 रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कितना रिकॉर्ड करेंगे 9,000। तो हमारे पास गुड्स आ गए 9,000 के, अवनी को पैसे देने हैं, तो अवनी हमारी क्या बन गई क्रेडिटर, दिस इज 9,000। तो दिस इज द न्यू इक्वेशन। तो हमने इस 1,000 रुपए का जो ट्रेड डिस्काउंट था कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, सीधा 9,000 गुड्स पे रिकॉर्ड किया और 9,000 पे हमने क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड किया। दिस इज 24,000, क्रेडिटर्स हमारे 9,000 के और 97 के। जैसे प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसे पर्सन यूज के लिए निकालता है, इसी तरह से वो बिजनेस के अंदर पैसे लगा भी सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो खुशी जैसे प्रोप्राइटर यहाँ पे खुशी सोल्ड हर पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर ₹3 लाख
एंड डिपॉजिट इनटू फर्म बैंक। उसने 3 लाख की अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी बेची, कोई भी प्रॉपर्टी बेची और वो पैसे बिजनेस पे लेकर आ गए, तो इस लाइक का कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो उसने फर्म के बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो फर्म का एक बैंक अलग से अकाउंट ओपन कर लेंगे, तो फर्म के पास 3 लाख रुपीस का बैंक बैलेंस बढ़ गया, और साथ ही साथ दिस इज द इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर, और प्रोप्राइटर अगर लिखे आता है दैट इज कैपिटल। नाउ दिस इज द फाइनल इक्वेशन। तो दिस इज 74,000, 24,000, 8,000, 3 lakh, and this is 9,000, and this is 3,97,000। और इसी पॉइंट में अगर वो कहता है कि खुशी ने अपनी एक पर्सनल प्रॉपर्टी की सेल करी और वो पैसे उसने फर्म के बैंक में डिपॉजिट ना करा के अपने पर्सनल सेविंग में डिपॉजिट करा दिए, तो इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। आपकी बुक में कई ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो उसके वो पर्सनल ट्रांजैक्शन करिए तो उसके पर्सनल अकाउंट में जाएगी, बिजनेस में उसको हम कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आज बच्चों हमने सीखा कि बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ट्रेड डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और अगर गुड्स को हम प्रॉफिट पे सेल करते हैं, लॉस पे सेल करते हैं, और पार्ट पेमेंट अगर हम लोगों को मिलती है, तो इन सब का अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होता है वो हमने सीखा। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई आपके पास डाउट्स है आप प्लीज मुझे कॉल या व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू।